हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आइए पढ़ते हैं हम आज का नया प्रश्न। ये प्रश्न है, ये आपका दो तरीके से आता है। दो तरीके से इस प्रकार आता है कि इसमें या तो आपका इसी लेवल का आ जाएगा या फिर आपसे इसका अंतर पूछा जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो अंतर भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों में क्या उसके गुण हैं, लक्षण हैं, विशेषताएं हैं। तो प्रश्न है, उत्तर भारत की नदियों की दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होने के कारण, कि वे कारण बताइए जो ये सिद्ध करते हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। अथवा में या तो ये प्रश्न आएगा या फिर इसके अथवा में एक और प्रश्न है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में एक और प्रश्न बनता है, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताओं में अंतर लिखिए। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों में अंतर लिखिए। ये अंतर जो है ये बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये प्रश्न आप आगे करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि ये प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होने के कारण निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं वो कारण, जिससे ये पता चलेगा कि उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से क्या हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। तो पहला है, उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलती हैं, आपको पता होगा हिमालय पर हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, बर्फ़ वहाँ पर बनी रहती है और इनमें अन्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। यानी हिमालय पर्वत से बहुत ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। लेकिन ये होता है कि ये सहायक नदियाँ होती हैं, जो दूसरी नदियाँ होती हैं वो आकर इनमें मिल जाती हैं, जिससे इनका जल स्तर भी थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए यह सदाबहानी होती हैं। एक तो ये हिमालय से निकल रही हैं, तो हिमालय से हमेशा क्या होती है, बर्फ़ जो होती है वो धीरे धीरे गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि बर्फ़ धीरे धीरे पिघलकर नदियों में चली जाती है, बह जाती है। और साथ ही इसमें क्या होती है, जो नदियों की सहायक नदियाँ होती हैं वो इसमें आकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ मध्य ऊंचाई वाले पर्वत पठारों से निकलती हैं तथा इसमें सहायक नदियाँ नहीं मिलती, इसलिए गर्मियों में सूख जाती हैं। यानी दक्षिण भारत की नदियों को हम मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल मौसम के आने पर यानी मानसून आने पर, बारिश होने पर ही ये इनमें जल होता है। बाकी उसके बाद इसमें से जल धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है और ये नदियाँ भी सूख जाती हैं। उत्तर भारत की नदियों के किनारे बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों के किनारे नहीं हैं। यानी जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनके किनारे पर बड़े बड़े नगर भी बसे हुए हैं, स्थापना उनकी हुई है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी नदियां हैं बहाकर मिट्टी लाती हैं, तो यहाँ पर मैदान बड़े होते हैं, समतल मैदान होते हैं जो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में ऐसा नहीं होता। तीसरा है, उत्तर भारत की नदियाँ समतल मैदानों में धीमी गति से बहती हैं तथा ये अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं। ये मिट्टी उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ ऊंचे नीचे पहाड़ों से नीचे गिरती हैं तथा तेज गति से बहती हैं, अतः यह उपजाऊ मैदान नहीं बनाती। हमने पहले ही बताया है कि उत्तर भारत की नदियाँ क्या बनाती हैं, जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जिससे क्या होता है, समतल मैदान का निर्माण होता है और ये मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ क्या होती हैं, ऊंचे पर्वत पठारों से सीधे नीचे गिरती हैं, जिससे ये क्या होती हैं, किसी भी प्रकार का ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहाकर नहीं लाती हैं, अतः यह उपजाऊ मैदान
नहीं बनाती हैं। कहने का मतलब है उत्तर भारत की नदियाँ उपजाऊ मैदान बनाती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है, ये उपजाऊ मैदान नहीं बनाती हैं। चौथा है, उत्तर भारत की नदियों का पाट चौड़ा होता है। पाट चौड़ा होता है यानी इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तथा यह गहरी होती हैं, यानी ये चौड़ी भी होती हैं और गहरी भी होती हैं। अतः जल यातायात के लिए उपयुक्त होता है। यातायात के लिए यानी ये चौड़ी भी होती हैं, लंबी भी होती हैं, तो इसमें यातायात क्या हो जाता है, आराम से हो जाता है। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ सकरी एवं कम गहरी होती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ क्या होती हैं, सकरी होती हैं। सकरी होती हैं तो इनकी गहराई भी कम होती है और इसमें जल का स्तर भी थोड़ा कम होता है, तथा उतार चढ़ाव वाली हैं, अतः इनमें परिवहन नहीं होता है। यानी ये डायरेक्ट पहाड़ से नीचे क्या होती हैं, गिरती हैं। तो इसमें समतल मैदान, जैसे बड़ी नदी होती है उसका जो पाट होता है चौड़ा होता है, तो उसमें हम नाव भी आसानी से चला पाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, मौसमी नदियाँ जो होती हैं, उसमें हम इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। पांचवा है, उत्तर भारत की नदियों में कृत्रिम संसाधनों से जल विद्युत पैदा की जाती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ जल का स्रोत हैं। कहने का मतलब है कि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं जिनमें ज़्यादा पानी होता है, गहरी भी ज़्यादा होती हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि विद्युत पैदा हम कर पाते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं इनमें पानी का जल स्तर कम होता है, जिससे हम विद्युत पैदा नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो हमें उस पर डैम बनाकर विद्युत को क्या है, कृत्रिम तरीके से उत्पादन उसका किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है। यानी ये कारण आपसे पूछ रहे हैं कि हमें जल संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्या कारण है। तो आपको पता होगा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पहली तो उपयोगिता यही है कि जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। आपके दैनिक जीवन का 90% कार्य आप जल के साथ ही करते हैं। खाना बनाना, भोजन बनाना जैसे, और नहाना, कपड़े धोना, ठीक है। आप कुछ भी काम अगर करते हैं तो उसमें आपको जल की आवश्यकता होती ही है। आइए पढ़ते हैं क्या क्या इसके हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। भारत में जल संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। जल ही जीवन है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर क्या किसी भी स्थान पर जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों के अलावा कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए किया जाता है। जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिससे हमें जल संरक्षण की आवश्यकता हमें महसूस होती है। जल की कमी ओके। देश में वार्षिक वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। वार्षिक वर्षा यानी एक साल की वर्षा का आंकड़ा है। यह जल देश के घरेलू कार्यों में, कृषि एवं उद्योग के लिए पर्याप्त नहीं है। तो वास्तव में इतना ज़्यादा जल क्या है, आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तथा देश के कुछ भागों में जल संकट बना रहता है। आपको पता होगा भारत में ही अनेक प्रदेशों में ऐसा है कि वर्षा कम होती है, और कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं कि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्या होती है, पाई जाती है। जैसे आपका मौसिनराम है, वहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र वह कहलाता है। वर्षा का सीमित समय मतलब, हाँ, देश में वर्षा केवल 4 महीने होती है। आपको पता है कि भारत में वर्षा ज़्यादातर 4 महीने ही होती है, जिसमें बहुत कम वर्षा वाले भागों में जल के अभाव की पूर्ति के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। अब ऐसे में केवल 4 महीने में वर्षा होती है, वो भी ज़्यादा होती है कि कम होती है, इसका कोई अनुमान नहीं रहता है। तो जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर इसका संरक्षण क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। वर्षा का असमान वितरण।
देश में कहीं कम तथा कहीं अधिक वर्षा होती है। असमान, देखो असमान मतलब सभी देशों में बराबर नहीं। तो वर्षा क्या होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। कम वर्षा वाले भागों में जल की कमी को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण किया जाता है। यानी जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर क्या है, जल की पूर्ति के लिए हमें जल की आवश्यकता, संरक्षण करने की आवश्यकता हमें होती है। जल की बढ़ती हुई मांग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जल की जो मांग है वो भी क्या हो रही है, आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं। देश में सिंचाई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा उद्योगों एवं घरेलू कार्यों में जल की मांग बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक जल कहाँ लगता है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा जल की खपत होती है सिंचाई में। दूसरा नंबर पे आता है उद्योग। उद्योगों में आपको पता होगा कि अगर एक मोटर बाइक के उद्योग हो तो वहाँ पर 1 लाख लीटर जल क्या हो जाता है, यूज़ होता है एक दिन का। ठीक। देश में सिंचाई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा उद्योगों एवं घरेलू कार्यों में जल की मांग बढ़ती जा रही है, अतः इस मांग को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है। अब अगर आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी हमें करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हमें इस प्रकार से जल का संरक्षण करना चाहिए। जल प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल तथा नगरों में मल जल की मात्रा बढ़ जाने से नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है, इसलिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। कहने का मतलब है जो बड़े बड़े नगर होते हैं, शहर होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो घरों के जो मल, कचरा, कूड़ा जो भी होता है, नाले होते हैं, नालियाँ होती हैं, उसका संबंध, उनका संपर्क किससे करा दिया जाता है, वहीं के नदी या तालाबों में कर दिया जाता है, जिससे जो गंदा जल होता है वो क्या हो जाता है, नदी के पानी में मिलता जाता है और नदी का पानी भी खराब हो जाता है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों में अंतर। ये प्रश्न बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या अंतर। हाँ, तो आइए पढ़ते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा है, अभी कुछ समय पहले इसी वीडियो में पढ़ा है। तो हमने उसमें भी आपको बताया कि उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ मध्यम एवं ऊंचाई वाले पर्वतों एवं पठारों से निकलती हैं या बहती हैं। यह नदियाँ सदावाहिनी होती हैं। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो उत्तर भारत में पर्वत होते हैं, उत्तर भारत में जैसे हिमालय में आपका जो हिमालय पर्वत है वो बर्फ़ से ढका रहता है, तो उसी प्रकार से जो नदियों का पानी जब जल स्तर कम हो जाता है तो वो बर्फ़ गर्मियों के सीज़न में थोड़ी थोड़ी बहकर क्या हो जाती है, नदियों के माध्यम से बहता रहता है उसका पानी। और दूसरा कारण ये होता है कि इसमें क्या होती है, इसकी सहायक नदियाँ आकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इन नदियों में वर्षा काल में अधिक पानी रहता है तथा यह गर्मियों में सूख जाती हैं, यानी ये नदियाँ मौसमी होती हैं। ठीक है, आप इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं कि ये नदियाँ सदाबहानी होती हैं, ये मौसमी होती हैं। इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, इनकी सहायक नदियों का अभाव होता है, यानी अगर इनमें भी सहायक नदियाँ होती तो ये भी सदाबहानी हो सकती थी। उत्तर भारत की नदियाँ समतल मैदानों में धीमी गति से बहती हैं। जो उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, धीमी गति से क्या करती हैं, बहती हैं। धीमी गति से बहती हैं तो क्या होती हैं, ये जलोढ़ मृदा को क्या करते हैं, बहाकर लाती हैं, जिससे ये नए मैदान, उपजाऊ भूमि और समतल मैदान का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ ऊंचे नीचे पठारों से तेज गति से बहती हैं। अब तेज गति से बहती हैं तो ये क्या करती हैं, गर्त बनाती हैं। गर्त माना गड्ढा बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, फिर जलोढ़ मृदा को अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाती। उत्तर भारत की नदियों का पाठ चौड़ा एवं गहरी होती हैं।
गहरी होती है मतलब ये चौड़ी भी होती हैं और गहरी भी होती हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत की नदियाँ सकरी एवं कम चौड़ी होती है, मतलब उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उनकी तुलना में क्या होती हैं, कम चौड़ी होती हैं। ये नदियाँ यातायात के लिए उपयुक्त हैं, यानी इसमें हम यातायात कर सकते हैं। ये नदियाँ यातायात के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई है और इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगरों की स्थापना नहीं हुई है। तो ये हुआ आज का प्रश्न। ये पाठ भी इसी प्रश्न के साथ खत्म हो गया है। आगे मिलते हैं हम इसके अगले पाठ के साथ, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके प्रश्न का जवाब दे सकें।